Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start our next chapter of our book Contemporary World Politics. इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम एक चैप्टर कर चुके हैं. आज हम अपनी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है उसका हम थर्ड चैप्टर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर इस चैप्टर का नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. क्या नाम था? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. अब इसका नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है और अब है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. इसमें क्या डिफर है मैं आपको बता देता हूं. पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे? केवल यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में, सार्क के बारे में और आपका किसके बारे में पढ़ते थे? चाइना की इकोनॉमी के बारे में. लेकिन अब इनके साथ क्या प्लस कर दिया है? जो न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाया है, जो नया चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या ऐड कर दिया है? तो इसके अंदर जो ऐड हुआ है तो वो हुआ है आपका ब्रिक्स. ठीक है, लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफ़ी टॉपिक्स क्या है, न्यू ऐड हुए हैं. तो जिनमें आपका क्या है? ब्रिक्स है. और चाइना के साथ जिन नेशंस की इस चैप्टर में हम बात करेंगे उसमें रशिया है, उसके अंदर आपका इजराइल है और उसके अंदर आपका कौन सा है? इंडिया है. कौन सा है? इंडिया. इन सभी कंट्रीज़ के बारे में इसके अंदर हम क्या करेंगे? बात करेंगे. तो ये न्यू टॉपिक्स हैं जो किसके अंदर ऐड हुए हैं? इस चैप्टर के अंदर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं. अच्छी बात है कि हम इजराइल के बारे में सीखेंगे. अच्छी बात है कि हम ब्रिक्स, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस 5 नेशंस ग्रुप दैट इज नॉन एज ब्रिक्स. अपडेट होना जरूरी है. मोबाइल फ़ोन भी सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है 3 से 4 महीने में, 6 महीने में. ऐसे ही हमें अपनी नॉलेज को क्या करते रहना चाहिए? अपडेट करते रहना चाहिए. और बुक्स का भी क्या होना चाहिए? अपडेशन होना चाहिए, ताकि हम क्या करें? नई नई जानकारियों को क्या कर सकें? ग्रहण कर सकें. ठीक है. चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद अब हम पहुंचे हैं इस चैप्टर पर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. पहले एक चैप्टर हुआ करता था यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको डिलीट कर दिया है और जिसके जो 3 मेजर आपके क्या है ऑपरेशन है विच वर स्टार्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी से रिलेटेड होगी कि जो ऑपरेशन चलाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. चाहे वो ऑपरेशन आपका डेजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था, या वो आपका क्या था जो आपका 9/11 के अगेंस्ट में चला था. ठीक है. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑपरेशंस which showed the hegemony. hegemony का मतलब होता है वर्चस्व, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्चस्व को क्या करता है? दर्शाता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. और आज इस चैप्टर के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है आपका यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन. आज इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स हम क्या करने वाले? स्टडी करने वाले हैं. क्या करने वाले? डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जैसा आपको पता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? वो हुआ था दिसंबर 1991 में. कब हुआ था? दिसंबर 1991. ये जो पीरियड था 1945 से और 1945 से और 1991 का जो पीरियड था, ये आपका था पीरियड ऑफ बाइपोलैरिटी. पीरियड ऑफ बाइपोलैरिटी जो आपका एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या होता है? स्टार्ट होता है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पे जाके क्या होता है? खत्म होता है. तो इसको हम बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड. बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एज यू नो दैट द पीरियड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड वॉज स्टार्ट. यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनिपोलर वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? जब विश्व के अंदर केवल एक ही महाशक्ति बची हो, और वो महाशक्ति आपको पता है कौन सी बची थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कैपिटलिस्ट मॉडल जो था वो बेस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी था, क्योंकि आपका जो सोशलिस्ट मॉडल था वो क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था. तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दीज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कुड put pressure over the hegemony of United States of America. ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर ही लास्ट
रे ऑफ होप थे, उम्मीद की किरण थे कि वो क्या करेंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिजेमनी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ग्रेजुअली इन यूरोप, द यूरोपियन यूनियन एंड इन एशिया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, both these organizations have evolved as regional solution to their historical amenities। अब यूरोपियन यूनियन, आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर आपका कौन सा वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया और आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, देयर वाज ए क्वेश्चन बिफोर द यूरोप कॉन्टिनेंट कि क्या आप कंस्ट्रक्ट किया जाए या पुरानी वाली जो लड़ाइयां हैं उनको क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। इन्होंने अपनी हिस्टोरिकल एम्यूनिटीज को, जो आपसी शत्रुता थी उसको भुलाया, वीकनेसेस को दूर करने का क्या किया, प्रयास किया और उसकी जगह पर एक पीसफुल सॉल्यूशन देने का क्या किया, उन्होंने एफर्ट किया कि सॉल्यूशन बाय टॉकिंग, जिससे कि जो रीजन है, जिस क्षेत्र के अंदर ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको क्या कर सके, ये डेवलप कर सके। तो ये सारा का सारा जो था ये किससे रिलेटेड है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। नाउ द वर्ल्ड दे हैड होप दैट देयर आर सम अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन व्हिच पुट प्रेशर ओवर द hegemony ऑफ यूएसएसआर। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द यूरोपियन यूनियन। एक्चुअली जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो एग्जिस्टेंस में आया था इन द ईयर ऑफ 1992। ये आपका 1992 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन थी उसकी अपनी क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, वो क्या हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड यूरोपियन लीडर टू ग्रैपल ओवर द क्वेश्चन, शुड यूरोप रिवर्ट to its old rivalries or should new institution to be created। आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, ये ध्यान से सुनिए, 1945। यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बट इसका जो निर्माण था वो कब से शुरू हो जाता है, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूरोप के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम अपनी ओल्ड राइवलरी के ऊपर आ जाएं, या एक क्वेश्चन और था, क्रिएटेड न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट, क्रिएटेड न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट, क्या नए नए हम इंस्टीट्यूशन बनाए, संस्थान बनाए ताकि हम यूरोप का क्या कर सके, विकास कर सके। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर destroyed various assumptions and structure on which the European hegemony had been built। देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट आज भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट माना जाता है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट को नुकसान हुआ था, जिससे कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था वो भी क्या हो गया था, हिल गया था। इन 1945 यूरोपियन इकोनॉमीज हैड बीन ruined। पूरी तरीके से जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द कोल्ड वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेन लेड टू यूरोपियन इंटीग्रेशन। यूएसए प्रोवाइडेड अ मैसिव इकोनॉमिक एड। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, आपको यह भी पता है कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की तरफ कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईस्टर्न यूरोप जो था वो आपका किसके द्वारा लीड किया जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, 1948 के अंदर एक प्लान आया था जिसका नाम क्या था, मार्शल प्लान। क्या नाम था, मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल उस समय कौन थे, यूएसए के क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। ये भी मैं आपको क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ध्यान से सुनना है। एक मैसिव इकोनॉमिक हेल्प की गई, किस प्लान के तहत, मार्शल प्लान के तहत। अंडर द मार्शल प्लान, इस प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम था OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये कब आई, ये 1948 के अंदर आई। मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम क्या है, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब OEEC के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या था, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1948 के जो मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन आया OEEC,
Organization of European Economic Community, which came into existence in 1948, and what was the objective? To channel aid to the West European states, because USA represent which countries? West European countries. Organization of European Economic Community became a forum where the Western European state began to cooperate on trade and economic issue. OEC ने एक ऐसा मंच प्रदान किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, वो किसके बारे में बात कर सकते थे? कोऑपरेशन कर सकते थे, ट्रेड के ऊपर कोऑपरेशन कर सकते थे, और जितने भी आपके क्या थे? इकोनॉमिक इश्यूज थे, क्या थे? इकोनॉमिक इश्यूज, उनके ऊपर क्या कर सकते थे? वो डिस्कस कर सकते थे। तो जो आपका यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? मार्शल प्लान। मार्शल कौन थे? यूएसए के उस समय क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, डिवीजन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इनटू टू पार्ट्स। ईस्टर्न यूरोप was represented by USSR, Western Europe was represented by United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए एक प्लान लेकर आए, जिसका नाम क्या था? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, जो कब बनी? 1948 में बनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. And finally, this was the stage when the West European countries, they had discussion on the issues of trade and economic issues. तो ये पहला स्टेप था किसकी फॉर्मेशन में? आपका यूरोपियन जो आपकी क्या है? यूनियन है, उसकी फॉर्मेशन में, जिसकी शुरुआत होती है कौन से प्लान के तहत? मार्शल प्लान के तहत। नेक्स्ट जो आपका है द काउंसिल ऑफ यूरोप। इसके बाद आपका बना काउंसिल ऑफ यूरोप। पहला बन गया OEEC। लास्ट में मैं आपको सारा जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर लिखूंगा। फर्स्ट बना OEEC, सेकंड स्टेप आपका आ गया काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप कब बना? ध्यान से सुन लीजिए, 1949 में बना। 1949, ठीक है। वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल कोऑपरेशन। OEEC में कौन सा कोऑपरेशन था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब काउंसिल ऑफ यूरोप जो बनी, ये कौन से कोऑपरेशन के लिए बनी थी? ध्यान से सुन लीजिए, ये बनी थी पॉलिटिकल कोऑपरेशन, राजनीतिक सहयोग के लिए। किसका निर्माण हुआ था? काउंसिल ऑफ यूरोप का निर्माण हुआ था। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब थर्ड पे जो आपकी इंस्टीट्यूशन बनेगी उसका नाम क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनी? 1957। क्योंकि जो इकोनॉमिक रिवाइवल मिला था मार्शल प्लान के तहत, उसके तहत यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक और आपका इंस्टीट्यूशन बना, एक नेक्स्ट स्टेप बना। किसकी फॉर्मेशन के लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए, जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो किनका ग्रुप था? जो ग्रुप था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के क्या थे? हिस्सा थे। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक कब हुआ? दिसंबर 1991। और यही सबसे बड़ा कारण था केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक as resulted in the establishment of European Union। और फाइनली आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन गया? यूरोपियन यूनियन, जो कब एग्जिस्टेंस के अंदर आया? 1992। ये स्टोरी है, इसको स्टोरी के तहत पढ़िए, तभी आपको क्लियर होगा कि यूरोपियन यूनियन का जन्म कैसे हुआ। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले बना OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फर्स्ट स्टेप कौन से प्लान के तहत बना? ध्यान से सुन लेना, मार्शल प्लान के तहत। मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था? कि जितने भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनको क्या करना? इकोनॉमिक एड करना, ताकि वो क्या कर सके? अपना एडवांसमेंट कर सके। OEEC वो स्टेज था जहां पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डिस्कस कर सकते थे ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। सेकेंड स्टेप पे मैंने बताया आपको काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या बताया? काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप मैंने आपको बताया कौन से कोऑपरेशन के लिए था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए था। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 1949
के अंदर आया। उसके बाद मैंने बताया आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो जन्म था वो कब हुआ? 1957 के अंदर हुआ। और इसके अंदर जो डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या कर सकते हैं हम इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर सकते हैं, स्पेशली कौन से कंट्रीज जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे वो कैसे कॉपरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन दिसंबर 1991 इट बिकेम द कॉज ऑफ द बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो आपका कब एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया? 1992। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किसकी फॉर्मेशन का, ये ध्यान से सुन लेना, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन का। तो 4 डेट याद करनी है, 4 ही आपको इंस्टीट्यूशंस याद करने हैं, ओईसी, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये तो आपका हो गया बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो आपका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे कि कैसे यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस के अंदर आया, या फिर यूरोपियन यूनियन का क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक क्या उसका क्या है इम्पैक्ट है, क्या उसके इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द EU, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया यूरोपियन यूनियन, हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, diplomatic influence and diplomatic influence। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन का कैसे हम कह सकते हैं कि भैया इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री भी है और डिप्लोमेटिक भी है। हम इसको पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ 12 ट्रिलियन इन 2015। 2015 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी किसकी थी? यूरोपियन यूनियन की। और वो कितनी थी? $12, जो आपकी क्या थी? ट्रिलियन। हाँ, 12 ट्रिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी थी 2015 में, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थोड़ी सी किससे ज्यादा? थोड़ी सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा। अगर विश्व की कोई संस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आप समझ सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा होगा। अब जो इसकी करेंसी है ये आपको ध्यान रखना है, यूरो है। क्या है? यूरो। और यूरो किसके लिए थ्रेट बना हुआ है? डॉलर के लिए। और डॉलर आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अपनी एक क्या है? साझी मुद्रा है। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, इसका जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर है वो अमेरिका से कितना गुना ज्यादा है? यूएसए से मल्टीप्लाई बाय 3। इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तीनों ही कौन से इन्फ्लुएंस को शो कर रहे हैं? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? शो कर रहे हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विथ 12 ट्रिलियन, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट ऑन द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। एंड थर्ड, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर यूएसए का जितना वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर है उससे 3 गुना ज्यादा शेयर किसका है? आपका ईयू का है। तो ये 3 पॉइंट हो गए किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस से। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? द ईयूज कंबाइंड आर्मेड फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है
वो कौन से रैंक पर है ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड रैंक पे है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएसए जितना अपना क्या करता है मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है, उसके बाद किसका रैंक आता है, यूरोपियन यूनियन का क्या आता है रैंक आता है, या उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर आता है। 2 मेंबर्स ऑफ EU, 2 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ध्यान से सुनिए वो कौन से मेंबर हैं, वो है ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड फ्रांस। आपको पता होना चाहिए कि इसका एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है UNSC, ठीक है बच्चों। इसके अंदर टोटल मेंबर है 15, कितने हैं 15, तो इसमें है 5+10, ये नॉन परमानेंट मेंबर है, ये परमानेंट मेंबर है जिनके पास क्या है वीटो पावर है। तो इसके अंदर आपका यूएसए हो गया, रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, इसके बाद आपका हो गया चाइना, इसके बाद आपका हो गया ब्रिटेन, इसके बाद हो गया फ्रांस, ठीक है, जिनके पास क्या है वीटो पावर है, क्या है वीटो पावर। पूरी दुनिया में अगर कोई कानून लागू होना है तो पांचों कंट्रीज क्या होने चाहिए, उसके फेवर में होने चाहिए। अगर एक कंट्री भी क्या होगा उसके अगेंस्ट में होगा तो वो बिल पास नहीं होगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। इंडिया 6th मेंबर बन जाता अगर चाइना उसका क्या नहीं करता, अपोज नहीं करता, ठीक है। देखिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का कि इसके दो मेंबर क्या है UNSC के अंदर क्या है परमानेंट मेंबर है, तो इसके डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 2 मेंबर्स ऑफ EU हैव लार्ज arsenal ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। देखिए ये जो 2 मेंबर है इनके पास मोर देन 550 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, परमाणु हथियार हैं जो इसकी सुपेरियरिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। अगर स्पेस और कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका रैंक किसके ऊपर आता है, सेकंड के ऊपर आता है। अगर स्पेस और कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो इसका कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है। The EU includes several non-permanent members of UNSC। अब 5 परमानेंट में 2 इसके हो गए, 10 जो नॉन परमानेंट है उनमें भी किसका शेयर आता है, आपके यूरोपियन यूनियन का क्या आता है, हिस्सा आता है। और यूरोपियन यूनियन जो UN की पॉलिसीज है उनको क्या करता है, उनको प्रभावित करता है, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही क्यों ना हो। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। अब वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है तो इसका रीजनल बुली तो है ही है, यूरोपियन जो आपका यूनियन है ये रीजनल बुली होने के साथ साथ अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट तक भी इसका क्या है, प्रभाव है। EU ऑल्सो फंक्शंस एज अ coherent unit in international economic organization like the World Trade Organization। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1 जनवरी 1995 के अंदर, कब बना, 1 जनवरी 1995। WTO के अंदर भी किसका हिस्सा है, बहुत बड़ा एक शेयर है किसका, यूरोपियन यूनियन का। किसका है, यूरोपियन यूनियन। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये कैसा यूनियन है, इट इज़ ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर है 27, कितने हैं, 27। इसका हेडक्वार्टर ध्यान से सुन लीजिए, 10th क्लास में भी आया था ये, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स क्या है आपकी कैपिटल ऑफ क्या है, बेल्जियम है। इसकी इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूरोपियन यूनियन की टोटल 24 है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है आपकी यूरो, क्या है, यूरो। सो दिस इज अबाउट यूरोपियन यूनियन। 2015 के अंदर EU वर्ल्ड का बिगेस्ट क्या था, इकोनॉमी था। लेकिन आज की अगर बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, जो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का, आज ये सेकंड रैंक के ऊपर है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड रैंक के ऊपर है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2015 में एक बार EU ने किसकी इकोनॉमी का क्रॉस किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या किया था, इकोनॉमी को क्रॉस किया था। बट एट प्रेजेंट USA की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये पॉइंट आप क्या कर लेना, उसके अंदर ऐड कर लेना। देखिए EU इतनी प्रभावशाली एक अपनी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर
कि इसका अपना क्या है, एक फ्लैग है, फ्लैग के अंदर 12 स्टार्स हैं और यूरोप के अंदर 12 को क्या माना जाता है, परफेक्शन का सिंबल माना जाता है। इनका अपना फ्लैग है, इनकी अपनी करेंसी है। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या किया था, एफर्ट किया था, लेकिन वो क्या रहे थे, असफल रहे थे। तो ईयू के जो आपका फ्लैग है उसके अंदर कितने स्टार्स है, 12 स्टार्स है और 12 को क्या माना जाता है, परफेक्शन का सिंबल माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट की अगर बात हो इकोनॉमिक मैटर के ऊपर, वर्ल्ड की इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो आज इसका सेकंड रैंक है ईयू का आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2015 में एक टाइम ऐसा आया था कि ईयू ने किसको क्रॉस कर दिया था, थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। सो टुडे वी डिस्कस about one of the most important organization of the world, that is European Union. You have to read this chapter line by line by your NCERT textbook. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.